नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट की खबरों जो वारदातें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस बार शातिर ठगों ने रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को अपना शिकार बनाया। उन्हें 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। कौन है ये प्रोफेसर और ठगों ने इन्हें कैसे बनाया अपना शिकार, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नई तकनीक ने जहां एक ओर लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, तो दूसरी ओर इसने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों ने छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार शातिर ठगों ने शिकार बनाया है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को। रायपुर के भाटा गांव में रहने वाले प्रोफेसर संतोष दबड़घाव को साइबर ठगों ने 19 जून 2025 को फोन किया और खुद को कर्नाटक का पुलिस अधिकारी बताते हुए उन्हें डराया धमकाया। फर्जी FIR की कॉपी भेजी और कहा कि आपके बैंक खातों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़े अपराधों में किया गया है। साथ ही उनसे कहा कि इस अपराध का मुख्य आरोपी सदाकत खान नामक व्यक्ति है, जो कॉलेज से पास आउट युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर फंसाता है, जिन्हें कंबोडिया भेजा गया है और वो वापस नहीं लौटे। इस तरह से शातिर ठगों ने प्रोफेसर को डराया धमकाया और उन्हें 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और उनसे 88 लाख रुपए ठग लिए। तस्दीक करने के दौरान उसके घर में जाने पर ये पता चला कि लगातार बात की है कि आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई लगातार हैवी अमाउंट्स आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो उनके द्वारा लगा कि शायद अरेस्टिंग करने ही आए हैं। इस टाइप का चीज़ों को उस समय सत्यता नहीं बताया गया। तो हमारी टीम के द्वारा बड़े सद्भावनापूर्वक उनको अपना नंबर, थाना प्रभारी का नंबर, बिलासपुर क्राइम का नंबर, जहाँ पे उसको सहजता फील हो, इसलिए उनने नंबर जब छोड़ के आया तब उनको ये एहसास हुआ कि जो अभी तक के मेरे साथ जो घटना था वो कहीं न कहीं ये एक 420 का घटना था। जब तक पीड़ित प्रोफेसर को ठगी का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी और प्रोफेसर लुट चुके थे। इस तरह के ट्रांजैक्शन देखते हुए क्राइम ब्रांच बिलासपुर भी अलर्ट मोड में थी। इसके बाद जब रायपुर क्राइम ब्रांच पुलिस लोकेशन ट्रेस कर प्रोफेसर के घर पहुंची तो पूछताछ की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने अज्ञात शातिर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार से कहीं से भी आपको फ़ोन आता है तो कृपया करके आप एक बार लोकल पुलिस से अपने संपर्क करें और वस्तु स्थिति आपको लोकल पुलिस निसंदेह आपको पूरी बताएंगे और एक हम्बल पर्सन की तरह आपको जांच में सहयोग करेंगे। इस प्रकार से जैसे कभी भी ऐसे जांच एजेंसियां आपको ऐसे फ़ोन नहीं करते हैं, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और जब भी फ़ोन आए तो लोकल पुलिस से जरूर संपर्क करें। कुल मिलाकर शातिर ठगों के निशाने पर वो सभी लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, जबकि भारतीय कानून के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी झांसे में ना फंसें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। और कभी भी ऐसा कुछ हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं। तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर। विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर महिलाओं से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों को लेकर राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाइजीरियन और दक्षिण अफ्रीका मूल के 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी स्नैपचैट पर फेक अकाउंट बनाकर पहले युवतियों से दोस्ती करते थे, फिर विदेश से महंगे गिफ्ट और पॉर्न पार्सल भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देते थे। राजनांदगांव शहर में एक युवती के साथ इसी तरह की ठगी हुई थी। आरोपियों ने पार्सल को एक्सपोर्ट कस्टम ऑफिस से क्लियरेंस के नाम पर 1,23,700 रुपए की ठगी की, जिसकी रिपोर्ट युवती ने थाने में दर्ज कराई थी। और यह बताया जा रहा है कि यह गिरोह दिल्ली में म्यूल अकाउंट और फर्जी इंटरनेशनल सिम का उपयोग कर युवतियों को ठगा करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 2 लैपटॉप, 25 मोबाइल, 5 ATM कार्ड, 32 सिम जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा मिशन के अंतर्गत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हम लोगों को 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को पकड़ने में मिली है। स्नैपचैट के माध्यम से इन्होंने फेक प्रोफाइल बना के UK बेस्ड डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाया
और उस विक्टिम के साथ संपर्क बनाया, फिर इमोशनल ब्लैकमेल और गिफ्ट भेजने के नाम से इन्होंने इतनी बड़ी राशि की ठगी की। इंदौर, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, यहां मासूम बचपन पर एक बार फिर से बड़ा खतरा मंडराता दिख रहा है। शहर में सक्रिय बच्चा तस्करी के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए रावजी बाजार पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई अहम खुलासे भी किए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मानव तस्करी पर बड़ा खुलासा, बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, नकली शादी के खेल का भी पर्दाफाश। इंदौर की यह तस्वीर उन गुनहगारों की है जो बच्चा बेचने और खरीदने का काम कर रहे थे। पुलिस को जब इस गिरोह के बारे में जानकारी मिली तो उसने ग्राहक बनकर संपर्क बनाया और सौदे की पुष्टि होते ही दबिश दी। मौके से 6 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। यह भी खुलासा हुआ कि यह गिरोह बच्चा चोरी के अलावा नकली शादी का गिरोह भी चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ महिलाएं एक बच्चे को बेचने के प्रयास में हैं, जिसके बाद मुखबिरों को सक्रिय कर एक टीम बनाई गई। सबसे पहले पुलिस को 2 महिलाओं प्रमिला साहू और वंदना सक्सेना के बारे में पता चला, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। ये दोनों एक नर्सिंग सेंटर चला रही थी। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि हाउसकीपिंग का काम करने वाली पूजा वर्मा भी इनसे जुड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस पूजा वर्मा तक पहुंची। बच्चा चोरी गैंग या ये कहें कि बच्चा बेचने वाली गैंग सक्रिय है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो हमें नीतू शुक्ला नाम की महिलाओं को राउंड अप किया और ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है। इस महिला की गैंग है, लगभग 3-4 लोग उसमें शामिल हैं। इसने एक गुजरात की एक महिला से संपर्क किया जो परित्याग। पूजा वर्मा से पुलिस ने आगे की कड़ी जोड़नी शुरू की। इसके बाद नीलम वर्मा नाम की एक महिला के बारे में खुलासा हुआ कि नीलम ने संतोष नाम के व्यक्ति से संपर्क किया था और डिमांड जनरेट की थी। इसके बाद मैरिज ब्यूरो चलाने वाली नीतू नाम की महिला का नाम सामने आया। नीतू ने एक दूसरी महिला प्रिया से संपर्क किया था। प्रिया के खिलाफ नकली शादी करने के नाम पर 1 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का केस 2 दिन पहले ही दर्ज हुआ था। इसी महिला ने दाहोद की एक महिला से बच्चा खरीदा था। इसका खुलासा होने के बाद आरोपियों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज किया गया। अभी तक 6 महिलाओं और 5 पुरुष आरोपियों के बारे में खुलासा हो चुका है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। आरोपियों ने 3 लाख रुपए में बच्चा लेकर 10 लाख में बेचने की प्लानिंग की थी। इन पर पुराने अपराध भी दर्ज हैं। डिमांड रेज हुई बच्चे की तो इन्होंने आगे अपनी जो चेन है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, उनसे संपर्क किया है और इन्होंने जो डिमांड रेज करी वो लगभग 3 लाख रुपए में इन्होंने बताया। फिर जो खरीदार उसको 10 लाख रुपए बताए। इन्वेस्टिगेशन में 11 आरोपी हैं, जिसमें से 9 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी पुलिस अभिरक्षा में, जिससे पूछताछ चल रही है। बच्चा चोरी के इस गिरोह के पर्दाफाश होने पर हर कोई सन्न है कि किस तरह मासूमों पर खतरा है। महज चंद रुपयों के लिए ये दरिंदे किस तरह परिवारों के दिलों के टुकड़ों का सौदा कर रहे हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। रतलाम मेडिकल कॉलेज में जूनियर के साथ रैगिंग करने के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। दोनों छात्रों को 5.5 साल के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया। वहीं एक छात्र को 1 साल के लिए और दूसरे छात्र को 6 महीने के लिए अकादमिक गतिविधियों से दूर किया गया है। बता दें कि दोनों सीनियरों ने शराब के नशे में हॉस्टल में पहुंचकर एक जूनियर छात्र के बाल काट दिए थे, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा था। रेगी में कुछ एक छात्र के शायद बाल या कुछ काट दिए हमने। शराब के नशे में आए थे ऐसा गार्ड ने हमें बताया है और उसके रिगार्डिंग जब वो खबर हमें मिली तो हम आए यहाँ पे। तब तक दोनों बच्चे यहाँ से भाग चुके थे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के। हमने तुरंत डीन मैडम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इन्फॉर्मेशन दी और जो विक्टिम जो बच्चे हैं एक्यूज्ड उनका बयान ले लिया है। और भिलाई में एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया। मामला घासीदास नगर स्थित अटल आवास का है, जहां मुस्लिम युवक ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंदू महिलाओं के सामने अपने कपड़े भी उतार दिए। इस घटना के बाद पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया और पुलिस को बुला लिया। जामुल पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थाने के बाहर कुछ अलग ही माहौल बन गया। हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे और धीरे धीरे प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इधर पुलिस ने भी तेजी दिखाई और तुरंत FIR कर ली, लेकिन फिर भी हिंदू
जो संगठन है वो आरोपी के मुंह काला करने की मांग पर अड़े रहे। चबूतरा में तोड़फोड़ की घटना प्रकाश में आई है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है और इसमें शिव जी की मूर्ति थी। बेसिकली देखा जाए तो नंदी और जो शिवलिंग की स्थापना की गई थी उसमें तोड़फोड़ हुआ है और आसपास के लोगों के घरों में जो तुलसी चौरा था उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो इस संबंध में जो शिकायत हुई है उस शिकायत के आधार पर पुलिस की तत्परता ने तुरंत ही एफआईआर में इसको कन्वर्ट किया है। जब घटना की जानकारी हुई तो हम लोगों ने ये रोष व्यक्त किया कि इस तरीके की घटना इस क्षेत्र में कभी नहीं होती है और ऐसी घटनाओं को बिल्कुल जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर निगम आयुक्त और पुलिस प्रशासन को एक आवेदन दे रहे हैं, हम लोग भी स्थानीय लोगों के माध्यम से, तो IHSDP आवासों में जो रह रहे हैं वो यहाँ रहने वाले लोग नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है कि इनके दस्तावेज कैसे बने, तो इनके दस्तावेजों की जाँच की जाए। कवर्धा जिले के हरमो अंतर्गत सालंगढ़ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग और शेषनाग को किसी अज्ञात बदमाशों ने खंडित करने का प्रयास किया। घटना सामने आते ही गांव में भारी नाराजगी है। घटना के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कांग्रेस के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने सिर्फ मूर्ति खंडन नहीं बल्कि सीधे तौर पर उनकी धार्मिक आस्था पर हमला करना इसे बताया। गांव में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये सनातन विरोधी मानसिकता उपद्रवी व्यक्ति कहाँ थे? इसमें वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसको सनातन से प्यार न हो, जो भगवान का सम्मान न करे। उस उपद्रवी व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया है, बाकी किसी का हाथ नहीं है। भाई हमारे जो स्थानीय व्यक्ति बताने के अनुसार उनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। शिव मंदिर में कुछ असामाजिक तत्व के लोग ने रात को मूर्ति को खंडित कर दिए हैं। मंदिर वाले लोग भी वही चाह रहे हैं कि अब इसको एकत्रित करके पंडित जी को बुला के विधि विधान के साथ स्थापित करवाएंगे और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इनका प्रतिदिन यहाँ आना जाना रहता है उनके ऊपर भी रोक लगाया जाए और कार्रवाई भी किया जाए। आप लोग सब के सब तोड़ते रहते हो। पूरे जिले में आए दिन जिला जितने शांत था, जितना धर्ममय था, आज पूरा अपराध की गढ़ बन गया है। प्रतिदिन कोई न कोई घटना होती है और मंदिर में मूर्ति खंडन का ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी डोगरिया और बोला घटना हो चुका है। शिव जी के मूर्ति के जन खंडित करे, वहाँ ले तोड़फोड़ करके अलग अलग जगह में वाला फेंके गए। ये सब के ऊपर शासन प्रशासन से हम नहीं कहा था, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सब इनके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। हरमो गांव है, यहाँ पर में एक शिव जी का मंदिर है प्राचीन और उसमें एक शिव जी की मूर्ति थी और शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है उसको किसी अज्ञात तत्व ने जो है वो मंदिर के बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर के समिति वाले हैं और कुछ कवर्धा से भी लोग आए हुए हैं। वो लोग मांग कर रहे हैं और समिति का कहना है कि जिसके ऊपर में भी है, जिसने ऐसा किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो बिल्कुल पुलिस जो है उस पर जांच कर रही है और अगर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले में हिंदू संतों और सनातन धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मोहन नगर में लक्ष्मीकांत निषाद नाम के युवक ने पिछले दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने हिंदू धर्म संतों और ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इससे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। युवक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए मोहन नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस प्रवक्ता कहा कि शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बजरंगी भाई उनके द्वारा फेसबुक माध्यम से उनको देखा गया कि वो एक अनर्गल टिप्पणी हमारे धर्म के देवी देवताओं के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, जितने भी ऋषि मुनि हैं, कथावाचक हैं, इस विषय को लेकर हम थाने गए, एफआईआर कराया। पुलिस की तत्परता को देखते पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत थाने लाया। सुनील वैष्णव है, विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष है। इसने कल थाना मोहन नगर में आके रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक लक्ष्मीकांत निषाद है जो ब्यूरोक्रेट्स कोचिंग चलाता है और इसने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के गुरुओं के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल किया था। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया।
भानुप्रतापपुर के एक गांव में पादरी, पास्टर और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बोर्ड लगाया गया है, जिसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि पादरी, पास्टर का आना सख्त मना है। यह फैसला कुंडाल गांव के लोगों ने लिया है, जिसके बाद आसपास के कई गांवों में ये जो फैसला है ग्राम सभा द्वारा लिया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर क्षेत्र में पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले धर्मांतरित महिला के मौत के बाद कब्र से शव बाहर निकालने का मामला भी सामने आ चुका है। और कुछ दिन पहले जिला मुख्यालय कांकेर में ईसाई समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी किया था। गाँव वालों का मानना है कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके चलते आदिवासियों की संस्कृति परंपरा का पतन होता जा रहा है। इस कारण से गांव में यह फैसला लिया गया है। क्षेत्र किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं ना, उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसीलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना ही करेंगे। ये कुछ भटके हुए लोग झंडा लेके खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम किसी को गांव में अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि वो ईसाई हैं। आपके पास किसने अधिकार दिया है? आप सीधा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का उल्लंघन कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं अमेंडमेंट 5 का। मैं आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देता हूं कि अमेंडमेंट 5 पहले ही रद्द हो चुका है। रीवा के बिछिया थाना के तोपखान स्थित पीएम आवास कॉलोनी में प्रेमिका के साथ पति को आपत्तिजनक स्थिति में पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। बेटे के साथ पहुंची पत्नी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पति मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पप्पू कनौजिया नामक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ पीएम आवास में आपत्तिजनक हालत में था। पप्पू का एक 16 साल का बेटा है, जबकि उसकी प्रेमिका का 17 साल का बेटा है। दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध है। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। पप्पू ओबीसी महासभा का संभागीय अध्यक्ष है, जो अपने रसूख के दम पर प्रेमिका से मुलाकात करता था, लेकिन जब पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा तो इसकी पोल खुल गई। थाना बिछिया में एक महिला आवेदन लेकर उपस्थित हुई है कि उनके पति के किसी के साथ संबंध है। इस संबंध में हंगामा भी हुआ है, ऐसा पता चला है। वीडियो अभी हम लोगों को भी देखने को मिला है। इसके संबंध में भी जांच जारी है। मोला मानपुर के खुरसे खुर्द के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 8 लाख का इनामी नक्सली श्रीकांत पकड़ा गया। उसके पास से 9 mm के पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बीजापुर जिले के बैरमगढ़ का रहने वाला श्रीकांत आरकेबी डिवीजन के औधी मानपुर में एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय था, जिसे एसपी ने बताया इस पूरे मामले में कि उससे पूछताछ की जा रही है और लगातार पूछताछ के बाद कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो डिवीजन पकड़ाया है वो रहने वाला बीजापुर का था, बीजापुर ज़िले से, और उसके ऊपर 8 लाख का इनाम जो है घोषित है। और अभी हम लोग उसका रिकॉर्ड मंगा रहे हैं सभी ज़िले से, तो तब पता चल पाएगा कि उसके खिलाफ कितने जो है मामलों में जो है वांछित है। बस्तर में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाए जाने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा दूतों का निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करने वाले नक्सलियों को अब पुनर्वास नीति का फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर के गांव-गांव तक विकास और बस्तर के कोने-कोने तक देश का संविधान लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को जश्न करार देते हुए नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। कोई स्मारक बने, कोई उत्सव करें, वो एक अलग विषय है, उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सबसे निवेदन है मुख्य मार्ग में आए, साथ चले। आने वाले समय में तो हम ऐसे लोग जो मुख्य मार्ग में आ गए हैं उनके प्रकरण भी वापस लेने वाले हैं। जो लोग निर्दोष ग्रामीणों की रात में आकर घर से निकालकर उनकी हत्या करेंगे, उनके पुनर्वास के दरवाजे भी बंद होंगे और बाद में उनके कभी गिरफ्तारी होने के बाद प्रकरण वापसी की भी उनकी स्थिति नहीं बनेगी।
छत्तीसगढ़ में कुमारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसे बंद करने की मांग की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी कि जून 2026 तक आरंग रायपुर दुर्ग बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद कुमारी टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि संसद में नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा नहीं होने की बात कही थी, लेकिन कुम्हारी और मंदिर असोर टोल प्लाजा की दूरी इससे कम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इधर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस इसी बेवजह मुद्दा बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है, जल्द इसे बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को की दुहाई देते हैं कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत अगर 2 टोल प्लाजा आता है तो उसके नियम कानून को खत्म करने का काम किया जाएगा। एक तरफ 2015 से जिस टोल प्लाजा की अवधि और उसकी निविदा खत्म हो चुकी है, उसके मेंटेन और रख रखाव की अवधि खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद रायपुर के कुम्हारी टोल प्लाजा से अवैध वसूली करने का काम केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में चाहे हमारे ऊपर में FIR हो, पुलिस का प्रकरण दर्ज हो, उसके बाद भी इस टोल प्लाजा को कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसको हटा के रहेंगे। 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे और पाटन के निवासी हैं और पाटन से विधायक हैं। कितने बार उन्होंने सैकड़ों बार, हजारों बार उसको टोल नाके को जो है क्रॉस किया होगा। इनको होश नहीं आया कि ये वैध है कि अवैध है। और क्या पहल किया आपने? बंद करने की कभी पहल किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसूली नहीं करेगी, उसको अवैध है तो बंद कराएगी उसको। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में महापौर मीनल चौबे की MIC की बैठक हुई। बैठक में गरीबी पेंशन समेत शहर विकास के 40 से ज़्यादा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। इसमें प्रमुख रूप से अलग अलग जगहों पर नाला और सड़क निर्माण के एजेंडे थे। महापौर मीनल चौबे ने बताया कि ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर महादेव घाट का 20 करोड़ की लागत से पुनर्विकास होगा। शहर में अलग अलग 16 जगहों पर पब्लिक टॉयलेट बनेंगे। कामगार महिलाओं के लिए भैसान, नरया तालाब और पंडरी बस स्टैंड में 15-15 करोड़ की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं वॉशरूम की, तो उसके अंतर्गत 10 सीटर एवं 6 सीटर ऐसे करके 10 सीटर टॉयलेट और 6 सीटर कुल 3 टॉयलेट, मतलब कुल 13 स्थानों में आकांक्षी शौचालय का इसका वर्क ऑर्डर जारी करना है। इस विषय में चर्चा हमने MIC में इसको रखा है। खेल मैदानों में विद्युत व्यवस्था हेतु लगभग 6 करोड़ की निविदा पर निर्णय हुआ है। 3 स्थानों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल, इसका भी टेंडर हो चुका है। MIC के प्रत्याशा में शहर की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें। चलिए, तो आज कई अहम फैसले नगर निगम की MIC की बैठक में लिए गए हैं। 40 से ज़्यादा प्रस्ताव आज की इस बैठक में पास हुए हैं। महादेव घाट जिसका पुनर्विकास होगा, 6 स्थानों पर पब्लिक टॉयलेट बनाने का निर्णय लिया गया, 2 जगहों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेगा। तो नगर निगम की MIC की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 40 से ज़्यादा प्रस्ताव पास हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक, और इस बैठक में कई अहम जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लिया गया है। 40 से ज़्यादा प्रस्ताव पास हुए हैं। महादेव घाट का पुनर्विकास होगा। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में राखी विथ रक्षक का आयोजन हुआ। साल भर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले जवानों की कलाइयों में बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। समाज और पुलिस के बीच एक आत्मीय रिश्ता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं और इस भव्य आयोजन में SSP डॉक्टर लाल उमेन सिंह समेत प्रदेश भर के तमाम पुलिस, BSF, ITBP, CRPF सहित सुरक्षा एजेंसियों के जवान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय बल के जवान हैं, उनके साथ रक्षाबंधन त्यौहार को मनाने का रक्षाबंधन की सारी हेल्पिंग एंड क्लब फाउंडेशन की सारी वॉलंटियर्स, बहनें और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जवानों के साथ हम ये कार्यक्रम त्यौहार जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2 वर्षों से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे देश के जो रक्षक हैं, हमारे रक्षा वाहिनी है, बटालियन है, सीआरपीएफ है, जिला पुलिस है, इनकी रक्षा की कामना करते हुए हमारी बहनें, सामाजिक बहनें पूरे प्रदेश की हेल्पिंग हैंड की उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा की कामना करती है। इतना अच्छा लगा उनसे बात करके, वो लोग भी बहुत खुश थे कि हमें कोई राखी बांधने आए हैं, तो हम लोग ने बहुत इसलिए सोचा कि इस साल भी हम लोग करेंगे और सबको बुलाएंगे, सबको अच्छे से बांधेंगे राखी करके। दायित्व तो रहता है कि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते भी हैं हम लोग, पर आज आपके द्वारा ये जो सूत्र है, रक्षा सूत्र बांधा गया, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आज के दिन में इस तरह और हम लोग के ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ा है और हम लोग उसको और अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह वाले क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 375 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 पुलों की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही सीएम जनमन पैच 2 योजना के तहत प्रदेश में 717 सड़कें और 100 पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। लेटर में बताया गया कि स्वीकृत 100 पुलों की लंबाई 6569 मीटर से ज़्यादा होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में इन सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य फास्ट ट्रैक मोड पर किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे अपने व्यक्तिगत ध्यान और हस्तक्षेप से इस काम को गुणवत्ता से बिना किसी तरह के समझौता किए समय सीमा के भीतर पूरा कराएं। मालेगांव बम धमाके के आरोपों से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से बीजेपी का हर बड़ा नेता मुलाकात कर रहा है। एक वो वक्त था जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ खड़े होने से बीजेपी नेता परहेज करते थे, लेकिन आज जब प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई तो तस्वीरें बिल्कुल जुदा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की। IBC 24 से बातचीत में हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। बीजेपी की तमाम लीडरशिप निकल रही है बाहर और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी हेमंत जी, साध्वी जी से मुलाकात हुई, मुलाकात करने आए। हाँ, निश्चित तौर पे उनके साथ जो घटना हुई है और जो कोर्ट ने निर्णय किया है, सनातन धर्म की रक्षा में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री जी उनका अभिवादन करने आए थे कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि सनातन धर्म में कोई भी इस तरह की आतंकवादी घटना में शामिल हो सकता है। और निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए ये एक जानने वाली बात थी कि जो निर्णय कोर्ट ने किया वो सारे हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक खुशी थी कि जो झूठा आरोप साध्वी पे और बाकी लोगों पे लगाया था उसका पर्दाफाश हुआ। पूरा प्रदेश नेतृत्व आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पहुंचा है और सियासत कैसे करवट बदलती है इसका अंदाज़ा आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बंगले से निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। जो नेता प्रज्ञा ठाकुर के आसपास खड़े होने से बचते थे, आज प्रज्ञा ठाकुर से वो मुलाकात करने पहुँच रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। स्वदेशी अभियान को मजबूत आधार देने की दिशा में मध्य प्रदेश एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। MP में वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो रेल जैसे अत्याधुनिक रेल कोच बनाए जाएंगे और ये रेल कोच दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। रायसेन जिले में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना होने जा रही है। इससे रोजगार के भी द्वार खुलेंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। MP में पहली बार आधुनिक रेल कोच बनेंगे। 10 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में रायसेन की उमरिया में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी जाएगी। CM डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहन देना है। इसी के तहत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करेगी। यहाँ वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो रेल जैसी अत्याधुनिक रेल कोच बनाए जाएंगे। MP में बने ये रेल कोच दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। CM ने बताया कि रायसेन जिले में हम इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।
जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। यशस्वी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विधानसभा के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि आने वाली 10 तारीख को इसका भूमि पूजन हो रहा है। लगभग 1.5 से 2 साल में यहीं पर उमरिया में इसका प्लांट चालू होगा और जो मेट्रो है उसके रेल कोच बनेंगे और उसके साथ साथ अन्य एंसिलरी यूनिट उसकी भी आने वाले समय में व्यवस्था हो रही है। रेल कोच के लिए गौहरगंज तहसील की उमरिया गांव में 60.630 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन जिले में बड़े पैमाने पर सहायक उद्योगों का एक बड़ा बाजार तैयार होगा। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.630 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा। 10 अगस्त से बीजेपी स्वच्छता की थीम पर हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू करेगी। इसके तहत 15 अगस्त तक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जब आज़ादी का पर्व हमारे लिए केवल 5 दिन दूर रहेगा, ऐसे में हर घर तिरंगा जिसका ये 4था वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम पे आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। स्वदेशी का ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि इसे और गति दी जाएगी। इसके तहत कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। 25 अगस्त को पीएम मोदी धार में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मित्र पार्क परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यानी मोदी सरकार की स्वदेशी से देश को मजबूती और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। विवेक पटैया, भोपाल, IBC 24। खबर भिलाई से, जहां डीएवी पब्लिक स्कूल के एक क्लासरूम में सीलिंग फैन गिर गया। हादसे में एक छात्र घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को इस घटना का जिक्र नहीं करने की धमकी दी। स्कूल प्रबंधन इस घटना पर लीपापोती करने में लगा रहा और स्कूल के चारों गेट पर अंदर से ताला जड़ दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिली, लेकिन ताला नहीं खोला गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी गेट फांद कर स्कूल के अंदर पहुंचे। घटना में सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी यहां सीलिंग गिर गई थी। फिलहाल शिकायत नहीं मिलने के कारण पुलिस भी स्कूल से वापस लौट आई। उमरिया जिले के कोपवारी गांव में जर्जर स्कूल की छत का प्लास्टर एक 7 वर्षीय छात्र के सिर पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बच्चे के तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दरअसल ये पूरा मामला प्राइमरी स्कूल का है, जहां स्कूल भवन की हालत बेहद जर्जर है। हादसे के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश है। मौके पर शिक्षकों ने अन्य छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। जिले में 30 से 35 स्कूल पुराने सैकड़ों स्कूल हैं, जहां पर भवन की हालत दयनीय है। इसके बावजूद सैकड़ों बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने गया था, ऊपर से छत गिर गई, उसके मुड़े में मुड़ फूट गया है और पाँव में लगा है। मास्टर मैडम कोई नहीं आए हैं मेरे साथ। मैं अपने हाथ से लेके अस्पताल आई हूँ, सरकारी अस्पताल उमरिया। कहीं सीलन आ गई थी, उसमें एक किनारे से एक छत गिरी हुई है, जिसके कारण से एक अंकित कक्षा 4th का एक छात्र था हमारा, उसको सिर में चोट आई है और जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। और अभी हमारे BRC वहाँ गए थे और बच्चा अभी स्वस्थ है।
मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग हादसे हुए हैं। पहली तस्वीर दमोह से आपको दिखा रहे हैं। दमोह में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा हुआ। बाइक सवार महिला घायल हुई जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं इंदौर में तेज रफ्तार सवारी वाहन ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी खरगोन के रहने वाले हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से वापस ये सभी लौट रहे थे। वहीं रीवा में 2 बाइक आपस में भिड़ गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात करें इंदौर की, जहां सिटी बस में चढ़ते वक्त ड्राइवर की लापरवाही से एक छात्र गिर गया। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं छतरपुर में ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनिंद्रगढ़ के डीएफओ कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब डीएफओ से मिलने गए जनप्रतिनिधियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। प्रतिनिधि शहर में भालू के विचरण की समस्या को लेकर डीएफओ से मिलने चेंबर में पहुंचे थे। बाकी पार्षद उनके कक्ष के बाहर बैठे थे। चेंबर में नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा डीएफओ को फोन नहीं उठाने की बात पर डीएफओ ने कहा कि यह सब छोड़ो बात कहते हुए चपरासी से सबको बाहर करने की बात कही, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने जमकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि जमा हो गए। विधायक रेणुका सिंह, पूर्व विधायक गुलाब सिंह कमरो, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले भी मौके पर पहुंचे। हंगामे को देखते हुए एसडीएम एसडीओपी के साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे। 4 घंटे बाद डीएफओ ने अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिर उसको उपाध्यक्ष हमारे बोले कि आप फोन नहीं उठाते हैं, तो बोले समस्या बताइए। फ़ोन उठाए नहीं उठा, उसको आप मत बताइए आप समस्या। तो हमने बोला कि ये समस्या यही भालू का है, आप क्या बोले। वो घंटी जो बेल रखे हैं वो बेल बोला बजा करके बोलते हैं इनको बाहर करिए। मैं बोला भैया आपका मोबाइल हमेशा सर लगता नहीं फ़ोन। बोलते मोबाइल क्यों लगेगा, आप क्या काम बताओ। हम बोले भालू सर यदि हम मान लीजिए मोबाइल बंद है हम किससे संपर्क करेंगे, तो बोलता वो सब कोई बात नहीं है। बोल के उठपटांग बात करने लगे, घंटी बजाए, इनको बाहर करो। देश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने, जिन्होंने मंच से ये कहा था कि मैं बहुत अच्छा अधिकारी लाया हूँ, उनका पूर्ण रूप से इन्हें संरक्षण है और उनके संरक्षण में अधिकारी सत्ता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने पैरों के नोक तले कुचल रहे हैं। और अपमान का डीओपो साहब अपना खेद व्यक्त किए कि मेरे से गलती हुई है और आइंदा इस टाइप का कहीं अभी आगे से नहीं होगा कि आश्वासन दिए हैं। बताया कि एक अधिकारी के द्वारा जब जनप्रतिनिधि का अपमान होता है तो जनता रोड पे उतर आती है और आज सत्ता दल के कार्यकर्ता सत्ता रहते हुए यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, तो उन्होंने फिर अधिकारी के खिलाफ भविष्य में कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट की। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नई दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच वन विभाग से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर सार्थक चर्चा हुई है। बढ़ते हैं आगे। छतरपुर में एक गर्भवती महिला ने पेट दर्द और प्रसव जैसी स्थिति के दौरान सांप जैसी आकृति को जन्म देने की घटना सामने आई है और ये तस्वीरें और ये खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। छतरपुर के राजनगर तहसील के गांव में घटी इस घटना की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी उस महिला और उसके द्वारा जन्मे सांप की आकृति को देखने पहुंच रहे हैं। महिला को उसके बाद दर्द होने के कारण डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला की जांच कर कहा कि यह ब्लड क्लॉटिंग का मामला हो सकता है। फिलहाल महिला को बेहतर जांच और उपचार के लिए जिला अस्पताल छतरपुर भेज दिया गया है। डॉक्टरों की टीम इस अनोखे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। वीडियो के माध्यम से मुझे दिखाया गया है कि एकदम वो सांप है, तो सांप के जैसा उसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा। चेक किया गया तो वहाँ से मतलब थोड़ा क्लॉट अभी भी निकले हैं, उसके पेट में दर्द है अभी भी है, उसका प्राथमिक उपचार कर दिया, लेकिन फिर भी हमने उसको छतरपुर भेजा है अल्ट्रासाउंड के लिए कि कोई और कारण ना हो, तो उससे वो क्लियर और हो जाएगा।
मंदसौर के मुल्तानपुरा में जीबीएस वायरस फैल गया है। कई लोग इसकी चपेट में भी आ गए। अचानक फैले इस बीमारी के कारण लोगों में भय का माहौल है। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी की चपेट में आए मरीज का शुरू में पैरों में सुन्नपन की शिकायत महसूस होती है, उसे चलने में और दिक्कत होती है। इसके बाद ये बीमारी घुटनों और जांघों से होती हुई कमर और पेट में मौजूद लीवर, किडनी और फेफड़ों को संक्रमित कर देती है, जिसके चलते मरीज को लकवा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पिछले हफ्ते भी कुछ लोगों में इस बीमारी के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची थी। जांच के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुल्तानपुरा की एक स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया ताकि डोर टू डोर स्क्रीनिंग से पता चल सके कि कुछ ऐसे केसेस अगर हों जहाँ पे जिन लोगों को बुखार या सांस लेने में कोई दिक्कत या पैर में शिथिलता आने के कोई सिम्टम्स हों तो उन्हें जल्दी डिटेक्ट किया जा सके और उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो 1950 की नहीं बल्कि 2025 बलरामपुर ज़िले की है, जहां सड़क नहीं है, सुविधा नहीं है, इंसानियत भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहां एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन सड़क नहीं होने के चलते ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाना पड़ा। गर्भवती महिला दर्द से चिल्ला रही थी। परिजन अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण उसके घर तक 108 एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल था। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की, अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। बलरामपुर ज़िले के इस गांव की हालत उन सैकड़ों गांव जैसी है जहां आज भी विकास की गाड़ी पंक्चर है और सिस्टम सिर्फ वादों पर दौड़ता है। सही सलामत अगर हम लोग यहाँ से ट्रैक्टर में अगर न लेकर के आएँ, एम्बुलेंस की तो रास्ता है नहीं, एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, बस ट्रैक्टर में अगर न लेकर के आते तो स्थिति बहुत ख़राब है। ट्रैक्टर से लेके आए हैं भैया। इतना रोड स्थिति गंभीर है ना कि मतलब जितना कलेक्टर को भी दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं, सबको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारे गाँव का आने जाने की इतना व्यवस्था खराब है कि मत पूछिए। दंतेवाड़ा में ओपन लिंक्स फाउंडेशन ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये वो शिक्षक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विनोबा ऐप के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही थी और इसी के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर सम्मान दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि डिजिटल टूल्स की मदद से पढ़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आई है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि विनोबा ऐप के जरिए न केवल बच्चों की प्रगति को ट्रैक करना आसान हुआ, बल्कि शिक्षक भी आपसी कार्यशैली में अब उनकी अपनी जो कार्यशैली है उसमें सुधार उन्होंने ला पाया। सारे विकासखंड के जो बेहतर कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर अपने स्कूलों में, अपनी संस्थाओं में या प्रशासनिक स्तर पर, तो ये सारे लोगों को पूरी टीम को बुलाई गई है दंतेवाड़ा के चारों विकासखंड के। सबको मतलब यहाँ पुरस्कृत भी किया जा रहा है और थोड़ा सा उनके बारे में जो क्या नवाचार किए हैं, क्या नया चीज़ किए हैं, उस पर यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है कि हम शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और उनके कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इससे शिक्षा की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। शिक्षक कहीं ना कहीं स्कूल जाकर पढ़ा रहे हैं और बच्चों की शैक्षणिक स्तर को सुधार रहे हैं। उत्सव के माध्यम से जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है उन्हें हम सम्मानित करें, उन्हें हम प्रेरित करें और ज़िले में एक ऐसे प्रेरणादायी शिक्षकों का संगठन बनाए जो ज़िले की शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाए साल दर साल। आज़ादी के आंदोलन में स्वदेशी का प्रतीक रहा हथकरघा आज भी अपने नए रंग ढंग के साथ देश की शान बना हुआ है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। हम आपको मंडला ज़िले की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जहां हथकरघे ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तेरे बंदे हम। प्रार्थनाओं के स्वर, कौशल की धुन और हाथों की कारीगरी। हथकरघे की बुनाई की आवाजें मन को मोह लेने वाली है।
ये खूबसूरत और परिवर्तन की नई तस्वीर मंडला जिले के आमानाला गांव की है। ये वो गांव है जहां लोग कभी कभी शराब बनाने और बेचने के लिए जाने जाते थे, लेकिन गांव में जैन समाज ने आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से अब हथकरघा केंद्र की स्थापना की है, तो लोग इससे जुड़ने लगे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और युवाओं ने नशे और हिंसा की बजाय कारीगरी को चुना, जिससे उनकी किस्मत बदलने लगी। वर्तमान में यहाँ आसपास के लगभग 7 से 8 गांवों के 50 से 60 युवा इस केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं। तो हथकरघा एक साधन है ऐसा जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और साथ में पर्याप्त आय हो जाती है। इस संस्था से करीब 45 से 50 परिवार अपने आप पूरे खड़े हो गए हैं। उनकी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी पूर्ति हो रही हैं और उनका जीवन स्तर काफी अच्छा हो रहा है। हथकरघा केंद्र में सबसे पहले युवा आते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। वे धागों से खूबसूरत साड़ियां, लहंगा, चुनरी और शर्ट बनाते हैं। इतना ही नहीं, वे इन कपड़ों को जरदोजी और कोटा पत्ती जैसे आकर्षक डिजाइन से भी खूबसूरत बनाते हैं। इन उत्पादों की बिक्री केंद्र के पास ही बनी एक छोटी सी दुकान से होती है। इतना ही नहीं, यहाँ बने कपड़े अमेरिका और कनाडा समेत दूसरे देशों में भी भेजे जा रहे हैं, जहाँ कपड़ों की क्वालिटी और डिजाइन की खासी तारीफ होती है। भैया लोग बताए कि इधर हथकरघा सुलह तो हम लोग आ गए और 10-12 हजार रुपए कमाने लगे आराम से। जीवन हंसी खुशी से और घर वाले बोलते हैं कि अच्छा पैसा बनता है उधर पे, मेहनत का ज्यादा काम नहीं है, बैठे बैठे काम है, 12 महीना काम करते हैं। जयपुर से सर आए हैं, मतलब मास्टर जी बोलते हैं, तो वो आए हैं 2 साल हो गए यहाँ पे, तो वो हम लोग को सिखाते हैं। तो हमारा 12,000 10,000 हो जाता है, जैसे ओवर टाइम करते तो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इस हथकरघे ने लोगों की जिंदगियों में रोशनी ला दी है। अब मेहनत कश युवा अपने घर गांव में रहते हुए अपनी रोटी चला रहे हैं और ये वही हथकरघा है जो कभी आजादी के आंदोलन का प्रतीक बना था और हथकरघा आज भी स्वदेशी के विचार के साथ देश और समाज में प्रेरणा बनकर खड़ा है। यह हथकरघा केंद्र नहीं बल्कि एक क्रांति है। ये धागों को बुनने का काम नहीं बल्कि जिंदगियों को एक नई दिशा देने का काम है। देवेंद्र चौधरी, IBC 24, मंडला। बढ़ते आगे, मुरैना के ग्रामीण इलाके में एक बार फिर प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर कर रहे हैं। जिले के 6 से ज्यादा गांव आज भी शमशान घाट जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। वही शमशान घाट की ज़मीन नहीं है तो कहीं ज़मीन है तो उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। ताज़ा मामला कैलारस और सबलगढ़ विकासखंड से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव का अंतिम संस्कार किया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से शमशान घाट की मांग वो कर रहे हैं। कई बार पंचायत सचिव और सरपंच को आवेदन तक उन्होंने दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना ही ज़मीन उपलब्ध कराई गई और ना ही कोई व्यवस्था की गई। वही मामले पर अपर कलेक्टर का कहना है कि अधिकारियों और पंचायत से चर्चा कर सभी गाँव में शमशान घाट की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि कब तक इस पर कोई ठोस कदम अब तक इस पर क्यों नहीं उठाया गया। प्रशासन की या वहाँ की जो भी एजेंसी है या वहाँ का कोई सरपंच है या गांव का कोई दबंग है, उनसे कितनी मिली भगत चल रही है कि वो इस देश में मुरैना शहर के अंदर शमशान की जगह नहीं दे पा रहे। उनको जीने के लिए अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो मरणोपरांत तो कम से कम सुरक्षित जगह में जलने के लिए उनको जगह मिल जाना चाहिए। मैं इस संबंध में सीओ जनपद से बात करूंगा, सीओ जिला पंचायत से भी बात करूंगा। बाकी पृथक मुद्दा देखिए, हर एक गांव में लगभग उसके लिए ज़मीन है, अब शेड है या नहीं है, मैं सीओ जिला पंचायत साहब से इसमें बात करूंगा। और जबलपुर के 31 साल के सचिंद्र यादव अपने अंगदान कर अमर हो गए। सड़क हादसे में घायल होने के बाद ब्रेन डेड हुए सत्येंद्र यादव के परिजनों ने उनके ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया, जिसके लिए जबलपुर में 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए।
पहला ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक का बना, जिसके ज़रिए अहमदाबाद से आए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हॉस्पिटल पहुंची। यहां डोनर सत्येंद्र यादव का हार्ट और लीवर निकाले गए, जिन्हें एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए दूसरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। वहीं सत्येंद्र का लीवर भोपाल में एक और मरीज की जान बचाएगा और उसका हार्ट अहमदाबाद में एक मरीज को ट्रांसप्लांट कर उसकी जान बचाएगा। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उनका जो ब्रेन था पूरा डेड हो चुका था 99%। हम लोगों ने चारों ने सामंजस्य करके और सभी लोगों ने हाँ बोला, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने और मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी यादव और मैंने सर, हमने सोचा कि क्यों ना हम हार्ट डोनेट एंड किडनी डोनेट करके एक दूसरे पर्सन की लाइफ बनेगी। अब डॉक्टरों ने तो बताया कि भाई आप सभी अंगों को कर सकते हो गले के नीचे से। तो मैंने कहा जब दान ही कर रहे हैं तो पूरे अंगों को दान कर दी। जो हार्ट जो है वो जाएगा अहमदाबाद। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कोई वेटिंग नहीं थी, तो वो नोटो को अलर्ट किया, नोटो वालों ने अहमदाबाद को उसको किया है। और जो लिवर भोपाल का सिद्धांत था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो वहाँ जाएगा। वो किडनी के हैं जो वो हमारे पास वेटिंग है लिस्ट, वो हम किडनी हम बनाएंगे। आज मेडिकल कॉलेज हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन फिर से बना है। पश्चिम बंगाल के निवासी महबूब शेख और 11 अन्य लोगों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 128 के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस वी डी गुरु की डबल बेंच ने राज्य शासन से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस हिरासत में उनके साथ किए गए मारपीट, दुर्व्यवहार आदि के बदले में 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही यह मांग किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर वह रोजगार के लिए मजदूर के रूप में जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इस याचिका पर राज्य शासन और याचिकाकर्ताओं से प्रति उत्तर मिलने के बाद हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में जल वितरण के लिए डाली गई नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन एक बार फिर से टूट गई है और यह बताया जा रहा है कि हरसूद रोड पर ग्राम खेड़ी के पास यह पाइपलाइन फूटी है। नर्मदा जल योजना की मुख्य पाइपलाइन फूटने से कई फीट ऊंचा फव्वारा निकल पड़ा, जिसमें हजारों लीटर पेयजल का नुकसान हो रहा है। खंडवा में फूटी हुई पाइपलाइन से निकलते फव्वारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाइपलाइन फूटने के कारण खंडवा में जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर अफसरों का पसीना छूट गया और नर्मदा पाइपलाइन के बार बार फूटने और टूटने को लेकर प्रशासन और स्थानीय नागरिक परेशान है। बीजापुर के भद्रकाली गांव में विधायक विक्रम मंडावी ने आदिवासी गांव का दौरा किया, जहां वन विभाग ने कथित तौर पर जबरन बेदखली की कार्रवाई से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि वे सालों से खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी खेती पर रोक लगाने के साथ ही उनके बैल और हल जैसे कृषि उपकरण को भी जब्त कर लिए हैं, जिनको लेकर वो काफ़ी परेशान है। विधायक मंडावी ने इसे आदिवासियों के खिलाफ अन्याय करार देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरे भद्रकाली के बगल में तारूड जगह है, तो उस जगह पे भी फॉरेस्ट बिडगार्डों ने यही परेशान किया हुआ है और वहाँ के खेती करने गए थे किसान लोग वहाँ पे, उनको नागरा और बैलों को लेकर चले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।